हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छी होंगे। आज हम अपने सीरीज में बायोलॉजी चैप्टर 4 आपके लिए लेकर के आए हैं, वंशागति और विविधता। हालांकि इससे पहले हमने 1 2 3 लगातार 3 टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं और जिसमें आपका आज उसी सीरीज में चैप्टर 4 आ रहा है। आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पे हमने चैप्टर 1 भी देखा है, चैप्टर 2 भी देखा है, चैप्टर 3 भी देखा हुआ है। और चैप्टर 4 के आधार पर आज आप पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, पृथक्करण का नियम। सारे नियम हम आपको पढ़ाएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। और प्लस इसी के साथ में आप बात करेंगे सिंड्रोम, क्लीन-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम विद फिगर के माध्यम से हम आपको सिखाने वाले हैं। और इसी में आप ड्रोसोफिला, मधुमक्खी, मानव लिंग निर्धारण पढ़ेंगे और प्रभाविता पढ़ेंगे। इसमें कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रुधिर वर्ग के बारे में भी इसमें बात करेंगे हम। ठीक है, रिसर्च RH एंटीजन क्या होता है, सारी बातें आपसे कहने वाले हैं। बुद्धि लब्धि को भी इसी में पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्टिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। मेंडल कौन थे, उनके वंशागति नियमों का उल्लेख कीजिए। तो मेंडल कहाँ के रहने वाले थे? ये सिलीसिया के। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मेंडल कहाँ पे रहने वाले थे, इस चीज को आपको जानना है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ये 22 जुलाई 1822 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के सिलीसिया नामक गांव में हुआ था। कई लोग इसको जर्मनी के बजाय ऑस्ट्रिया लिखा करते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप वहाँ पे जर्मनी भी डाल सकते हो, आप वहाँ पे ऑस्ट्रिया भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों ही मान्य होंगे। जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। उस वक्त जर्मनी थी और बाद में क्या होता है, यूरोप जब डिवाइड होता है तो ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो वो पार्ट सिलीसिया नामक गांव जो था ऑस्ट्रिया में पहुंच गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ऑस्ट्रिया डालिए या जर्मनी में डालिएगा। इन्होंने मटर की कई किस्में उगाई और निम्न प्रयोग किए। मटर पर आप जानते हो मटर के कितने 8 गुणसूत्र होते हैं, तो 8 को आसानी से देखा भी जा सकता है। मानव पर करोगे 46 गुणसूत्र आपको देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कई सारे प्रयोग किए और इनके आधार पर उन्होंने 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम दिए? सबसे पहला हमारा नियम था पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम था? प्रभाविता का नियम। तो इन्होंने क्या बताया कि जब दो समयुग्मकी पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, समान युग्म, सब समयुग्मकी और विषम युग्मकी जानते हैं आप क्या होता है? अगर हमने दोनों कैपिटल R ले लिए समयुग्मकी हो गए, दोनों स्मॉल r ले लिए समयुग्मकी हो गए। और अगर हमने एक कैपिटल R एक स्मॉल r ले लिया, विषम युग्मजी हो जाएगा। अगर हमने एक कैपिटल T एक स्मॉल t ले लिया, विषम युग्मजी हो जाएगा। तो जहां पर युग्मज समान होंगे उसे सम युग्मजी कहते हैं, जहां विषम युग्मक असमान होंगे तो विषम युग्मजी कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा यही था, इन्होंने जब दो सम युग्मजी पौधों को परस्पर लेकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, कुछ लक्षण प्रकट होते हैं और कुछ लक्षण सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जो लक्षण प्रकट होते हैं, इसीलिए क्या होता है, एक प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी रहता है। जो प्रकट नहीं होता है इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो कैसे आप लिखेंगे? आप जब दो समयुग्मजी पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही प्रभावी लक्षण प्रकट होता है, जिसे और दूसरा प्रकट नहीं होता। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे जब आप लाल पुष्प यानी 2 कैपिटल R आपने ले लिए और सफेद पुष्प वाले आपने 2 सफेद ले लिए, एक क्या हुआ? लाल पुष्प। और ये क्या हुआ? सफेद पुष्प। और इनके बीच आपने करा दिया क्रॉस। जब आप क्रॉस कराएंगे तो देखिए जरा, कैपिटल आर हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। इसका क्रॉस कराइएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्रॉस कराइएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्रॉस कराइएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्रॉस कराइएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे पौधे ही क्या हुआ? लाल जो बड़ा लेटर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है ये प्रकट होगा, स्मॉल वाला प्रकट नहीं होगा। तो सारे पौधे संकर प्राप्त होंगे। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। कैसे लिखोगे? जब दो समयुग्मजी पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रकट कुछ लक्षण प्रकट होते हैं प्रभावी कहलाते हैं, जो नहीं प्रकट होते हैं अप्रभावी कहलाते हैं, और इसे ही आप प्रभाविता का नियम कहते हैं। हालांकि आप लोग मटर तो सभी लोग जानते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, साधारणतः कर्क कोशिकाएं होती हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने सबसे पहले संकरण किसमें कराया था? इन्होंने सबसे पहले संकरण केवल मटर के पौधे पर कराया था। ठीक है, मटर के पौधे में संकरण क्या हुआ था? अभी आपको हम चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें इसमें सिखाने वाले हैं। आपका टॉपिक बहुत इजी बनाने वाले। शायद उम्मीद है यहाँ पे तो संकरण नहीं दिखाएगा, नहीं संकरण नहीं है। तो ये चीज रखिएगा, मटर के पौधे में इन्होंने क्रॉस कराया था, संकरण कराया था। इन्होंने जब क्या किया कि सफेद पुष्प और लाल पुष्प दोनों प्रकार की इन्होंने मटर उठाई और उनके बीच इन्होंने जब संकरण कराया तो संकरण कराने पर ये पाते हैं कि जो नए पौधे जो बनते हैं वो सारे पौधे कैसे थे? उनके जो फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, वो सभी गुलाबी रंग के होते हैं।
अच्छा, गुलाबी रंग में आप जानते हो लाल कलर तो दिखाई देगा मगर सफेद नहीं दिखाई देगा। तो उन पौधों में इनमें जो पुष्प जो बनेंगे, तो पुष्प कैसे होंगे, वो गुलाबी रंग के होते हैं। इसी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं। बताइए समझ में आया आपको कि नहीं आया? कमेंट में आप लोग जरूर बताया करो। जब समयोजी पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रकट होता है, दूसरा नहीं। इसे ही प्रार्थना का नियम कहते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है नंबर 2 हेडिंग, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण में क्या होता है? देखिए, पृथक्करण का नियम क्या कहलाता है कि लक्षण कारकों के प्रत्येक सजातीय जोड़े के दोनों कारक युग्मक बनाते समय पृथक हो जाते हैं। इनमें केवल एक सदस्य कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। जो लक्षण कारक होता है, जैसे आप बात करो कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, तो इन्होंने बताया कि जब युग्मक बनाते हैं तो दोनों जोड़े के दोनों कारक जीन अलग अलग हो जाते हैं। देखो, कैपिटल आर अलग हो गया, दोनों स्मॉल आर अलग हो जाएंगे। यानी किसी भी समयुग्मजी अथवा विषमयुग्मजी जोड़े में संकरण बनाते समय दोनों कारक जीन अलग अलग हो जाते हैं। इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये इनका सीरीज होगा। अब पृथक्करण के नियम में देखना, जब आप संकरण कराएंगे, जैसे आपने लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, परंतु जो F2 पीढ़ी में संतान उत्पन्न होगी वो विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक पृथक प्रकट हो जाएगी। इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। यानी क्या लिखोगे, जब युग्मक जोड़े में, यानी क्या अगले संकरण कराते समय प्रत्येक युग्मक जोड़े में उपस्थित जीन अलग अलग, जीन कारक अलग अलग हो जाते हैं और F1 पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या होता है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक निश्चित अनुपात में प्रकट होते हैं और इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। आप संकरण दोनों कराइए। F2 पीढ़ी में जब आप क्रॉस कराना, हमने एक ही लिखा हुआ है, आप दोनों संकरण कैसे, लाल पुष्प सफेद पुष्प, संकरण कराइएगा, संकरण कराइए। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और एक कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारी F1 पीढ़ी हो गई। और F1 पीढ़ी का हम फिर संकरण करा देंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर का फिर संकरण कराएंगे, तो पृथक्करण में दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर अलग, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग। अब इनका कराइएगा संकरण, इससे कराएंगे तो कैपिटल आर, इसी का संकरण इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसी का संकरण इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी का संकरण इससे तो स्मॉल आर। देखिए, दोनों लाल पुष्प, शुद्ध लाल पुष्प अलग, शुद्ध सफेद पुष्प अलग और संकर पौधे अलग। इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे रटिएगा कि जब संकरण कराते समय या संकरण बनाते समय प्रत्येक जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं और इसी को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। जोड़े के जीन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब लाल पुष्प सफेद पुष्प में पौधों में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं प्रभावी कहते हैं और प्रभावी लक्षण नहीं प्रकट होते, लेकिन F2 पीढ़ी में सारे ही अलग अलग लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसको अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, इनको टोटल कंप्लीट करिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे हम बात कर रहे थे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन क्या होता है, इसमें प्रत्येक कारक में जोड़े के जीन स्वतंत्र रूप से होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। आप जब इसमें बात करेंगे तो इसमें दो विपर्यासी लक्षण होते हैं, दो विपरीत लक्षण। जैसे लाल और पीला तो है ही, लेकिन एक और कलर होगा, या तो लंबा होगा या बौना होगा, या गोल होगा, पीला होगा, हरा झुर्रीदार होगा। हालांकि यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है वो गोल पीला और हरा झुर्रीदार का एग्जाम्पल ले रखा है, हरा और झुर्रीदार का एग्जाम्पल ले रखा है। तो देखो इसमें कैसे हम लोग लगाते हैं, पूरा इसको कंप्लीट कर। तो देखो क्या होगा, गोल पीला और हरा झुर्रीदार की बात होती है इसमें। ठीक है, इस नियमानुसार जब दो विपर्यासी, हमने बताया ना विपरीत लक्षण, दो विपरीत लक्षण इसमें होते हैं। कितने विपर्यासी, अगर गोल है और झुर्रीदार है तो पीला और हरा दो कलर आ गए। ठीक है, जब दो विपर्यासी लक्षणों के बीच पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। यानी सारे लक्षण का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है। जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तो लक्षणों का पृथक्करण बिल्कुल समान स्वतंत्र रूप से होता है और एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। कोई भी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। यानी जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण होता है तो लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है और एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे में हमने क्या किया, मटर के दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया, एक आकार था और दूसरा रंग था।
हमने आकार और रंग का चयन किया। आकार कौन सा था कि मेंडल के अनुप्रयोग में गोल पीले लिए और हरे पौधे, गोल पीले पौधों का संकरण जो था हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों से करा दिया। हमने क्या किया, गोल पीले पौधों का संकरण हरे झुर्रीदार पौधों से कराया। तो F1 पीढ़ी में क्या होता है देखना जरा, F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज बने, कुछ गोल पीले बने, कुछ हरे झुर्रीदार बने, कुछ क्या होते हैं झुर्रीदार पीले बने, कुछ गोल हरे बने, कुछ झुर्रीदार हरे, यानी गोल पीले गोल हरे, झुर्रीदार पीले झुर्रीदार हरे, इस तरीके से पौधे बनते हैं। 4 प्रकार के F2 पीढ़ी में पौधे, F1 पीढ़ी में स्वपरागण होता है और F2 पीढ़ी में जो पौधे बनते हैं तो वो 4 प्रकार के गोल पीले गोल हरे, झुर्रीदार पीले झुर्रीदार हरे, इस तरीके के पौधे प्राप्त होते हैं। और इनका फिनोटाइप अनुपात कोई पूछ दे तो 9:3:3:1 93:31 होता है। 9:3:3:1 होता है, 93:31 होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम क्रॉस कैसे कराएंगे, जैसे F1 पीढ़ी में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे पास F1 पीढ़ी में कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त हुआ। आपने कैपिटल Y कैपिटल R का क्रॉस कराया, कैपिटल Y कैपिटल R गोल पीला, स्मॉल y स्मॉल r हरा झुर्रीदार। जब हमने क्रॉस कराया तो ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y प्राप्त हुआ और इनका संकरण करा दिया। कैसे कराया, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, इस टाइप से संकलन कराना है आपको। कैसे कराना है, कैपिटल R, देखो आप इसे खंड बनाए, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, समझ के चलिएगा, थोड़ी जगह निकाल लें तो बनाए इसको। इस तरीके से इसको बनाते हैं। अभी हम संकलन इसका करा रहे हैं। तो देखो क्या किया हमने, यहाँ पे संकलन कराया हमने इसको, यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, इधर भी ऐसे करा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इधर भी वही कंडीशन आती है, इधर यहाँ पे डालेगा इसको, यहाँ पे कुछ मत करना। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y नहीं दिखाई देगा, हमें क्या हुआ कैसी करारी है, इस टाइप से आप बनाएंगे इसको क्रॉस। अभी बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहे। देखो पहले आप कैपिटल R लेना, कैपिटल Y लेना, कैपिटल R लेना, स्मॉल y लेना, स्मॉल y। ठीक है, और फिर देखो स्मॉल y ले लेना, फिर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, ऐसे यहाँ कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, इस तरीके से आपको क्रॉस कराना है इनका एक दूसरे से दूरी बना करके। स्मॉल r स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y हो गया, और कैपिटल R क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल y होगा, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y होगा। अब इसका हम क्रॉस कराएंगे, देखो कैसे क्रॉस कराएंगे एक बार देखना जरा, इसको इससे मिलाओ, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर आगे बढ़ो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर आगे बढ़ो कैपिटल R स्मॉल r दोनों कैपिटल Y, फिर आगे बढ़ो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अगले खंड पे आ जाओ, अगला खंड क्या है हमारा, अगला खंड इसको आने दो, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल R दोनों स्मॉल y, इसको इसमें मिला रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y, फिर उसका इसमें कैपिटल R स्मॉल r दोनों स्मॉल y। अगले खंड पे आ जाओ, अगला खंड क्या कह रहा है, कैपिटल R स्मॉल r दोनों कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। देखो बहुत सरल तरीका है, कैपिटल स्मॉल r दोनों कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर अगले खंड पे आ जाओ, चौथा नंबर
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये है। अब इसके नाम रखिएगा, देखो क्या क्या नाम है इनके, इनके सबके नाम रखिएगा। देखना, अगर आर का नाम होता है गोल, आर का नाम क्या होता है, गोल होता है, और स्मॉल आर का झुर्रीदार होता है, झुर्रीदार। कैपिटल वाई पीला होता है, स्मॉल वाई हरा होता है। तो यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल वाई, तो इसका नाम हो गया गोल पीला। इसका नाम कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला, इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला, कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला। अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई गोल पीला, कैपिटल आर स्मॉल वाई तो गोल हरा। क्या नाम हो जाएगा, गोल तो कैपिटल आर हो गया, स्मॉल वाई हरा होगा। फिर अगला नंबर कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है, गोल पीला, इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई तो क्या हो गया, गोल हरा, गोल पीला। अगर एक भी कैपिटल वाई है कैपिटल आर है तो गोल पीला होगा। ठीक है, गोल पीला, ये हरा झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। क्या नाम होगा, स्मॉल आर झुर्रीदार होता है तो झुर्रीदार पीला, कैपिटल वाई झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला। अगला नंबर गोल पीला, गोल पीला, इसमें गोल और स्मॉल वाई हरा, ये झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, ये गोल हरा, ये क्या होगा, झुर्रीदार हरा। अनुपात जरा इसका मिलाइएगा, अनुपात मिलाइएगा, देखना गोल पीला कितने गिनो, गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गोल पीला 9। अनुपात फिर गोल हरा 1 2 3, गोल हरा 3, फिर झुर्रीदार पीला 1 2 3, झुर्रीदार पीला फिर 3 हो गए, फिर झुर्रीदार हरा 1, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो आप इस तरीके से क्रॉस बनाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों सेम लिखना उधर भी या फिर नाम। अगर एक भी कैपिटल आर है तो गोल होगा, एक भी कैपिटल वाई तो पीला होगा, दोनों स्मॉल आर तो झुर्रीदार हो गया, दोनों स्मॉल वाई हरा हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, इस तरीके से आप क्रॉस बनाएंगे। इसको बढ़िया से कॉपी पे बना लो, एक बार रिपीट करो इसको, कॉपी पे बढ़िया से बनाइए, तब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप बना लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा था मेंडल का नियम। आपको हमने क्या समझाया, टोटल मेंडल का नियम समझाया। मेंडल के नियम में कौन कौन से थे आपको हमने साथ दिया, तीनों नियम समझा दिए। बहुत प्रयास तो किया है, बेहतर समझाया हो। आप लोग कमेंट में बताइएगा मैंने कैसे समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एंड नहीं करेंगे वीडियो, क्योंकि हमें 2 से 3 पार्ट में पूरा टॉपिक ओवर करना है, जिसके 15 से 16 पेज हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। तो देखो, आपको हम थोड़ा सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। हालांकि सिंड्रोम का मतलब होता है किन्नर, जैसे आप हिजड़ा बोलते हो, आप क्या बोलते हो, हिजड़े बोलते हो, किन्नर बोलते हो। तो किन्नर का मतलब सिंड्रोम होता है। इस सिंड्रोम की वजह से किन्नर बनते हैं। अगर नर किन्नर है तो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होगा, अगर मादा किन्नर है तो टर्नर सिंड्रोम होगा। टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, क्लीनफेल्टर में क्या होता है, एक ज़्यादा हो जाता है। हमने इसका ट्रिक एक बनाया हुआ था, क्लीनफेल्टर यानी फिल्टर साफ करना, एक और लेवर चाहिए तो एक और बढ़ेगा, 47 हो गया। ठीक है, हालांकि कोई विशेष ट्रिक नहीं, हमने खुद का बनाया हुआ है। और टर्नर सिंड्रोम में टर्न बैक, वापस जाओ, टर्नर, ठीक है, कम हो गया। तो 46 थे, अब एक कम हो गया, कितनी है, 45। तो स्त्री में टर्नर सिंड्रोम होता है, गुणसूत्र 45 होते हैं, और पुरुष में क्लीनफेल्टर होता है, गुणसूत्र 47 होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, आपको हम टोटल समझाते हैं। क्लीनफेल्टर क्या होता है, यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी कारण, किसी कारण होता है। यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में यह सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण, ट्राइसोमी कहीं भी हो तो एक बढ़ेगा, 3 हो जाएगा। ट्राई दो तो होता है ये गुणसूत्र जोड़ा में, ट्राई हो जाए 3 हो गया। ठीक है, ट्राइसोमी। मोनोसोमी में कम होता है, तो ट्राइसोमी कारण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होनी चाहिए थी, अब 47 होगी। 44 तो दैहिक होते हैं, 22 जोड़ा। 22 जोड़ा क्या होता है, 22 जोड़ा होता है दैहिक। दैहिक यानी कितने हो गए, 22 दूनी 44, और एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र क्या होता है,
एक जोड़ा का मतलब दो, 44 दो 46, और इसमें प्लस एक और हो जाता है 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, 44 प्लस डबल एक्स, यक्स वाई होना चाहिए था पुरुष में, लेकिन एक यक्स और बढ़ जाता है, 44 प्लस यक्स वाई होना था, और एक्स वाई पुरुष में होता है, एक्स एक्स स्त्री में होता है, अब यक्स एक और बढ़ गया, यानी स्त्री का डबल आ गया लेवल। ऐसी अवस्था में इसमें स्त्री के भी लक्षण हो गए और पुरुष को भी लक्षण हो, चूचक विकसित हो जाएंगे। ठीक है, कई सारी चीजें अभी मैं आपको टोटल जो समझा रहा हूँ इसके बारे में, हालांकि इसका वीडियो हमारा पड़ा हुई है, आप देख भी सकते हो वहां पे, फिर भी इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो क्या होगा, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम देखिए जरा। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में कैसा व्यक्ति दिखाई देता है, आपको टोटल बातें बता दें, बिल्कुल स्पष्ट समझाएंगे चित्र के माध्यम से, हालांकि फिजिकली क्लासरूम में पढ़ाना भले ही मुश्किल पड़ जाए, लेकिन चित्र के माध्यम से मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। तो देखिए, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होगा कि इस व्यक्ति में, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसमें स्तन विकसित हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, स्तन, स्तन कैसे हो जाते हैं, स्तन विकसित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में स्तन विकसित हो जाएंगे, स्तन विकसित हो जाएंगे, लेकिन जो जननांग होता है वो अल्प अल्प विकसित हो जाएगा, अर्ध विकसित हो जाएगा। ठीक है, जननांग विकसित नहीं होता है इन लोगों में, अर्ध विकसित होता है, स्तन विकसित हो जाते हैं, और शरीर पर बाल नहीं बचेंगे। आप देखेंगे इनकी चेस्ट में बाल नहीं होते, पुरुषों में चेस्ट में बाल होते हैं, इनमें बाल नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब इनकी खासियत, आवाज़ बहुत पतली हो जाएगी, स्त्रियों के समान इनमें आवाज़ हो जाती है। आवाज़ कैसी हो जाती है, स्त्रियों के समान हो जाती है। आप इनको देख सकते हो, तो इस तरीके से इनमें किन्नर जो होते हैं, जो हमारे जो नर किन्नर होते हैं, तो इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं आप इनको समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने यही इसमें भी लिख रखा है, आपको दिखा दें, तो टोटल मैंने यही लिख रखा है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति कैसे लिखोगे, इस दोष से, इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या ट्राइसोमी होती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, 44 प्लस डबल एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, पुरुष भी होगा स्त्री भी होगा। बाई गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा और सामान्य पुरुषों के समान होगा, लेकिन यक्ष गुणसूत्र जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो इसके कारण में वृषण नहीं होंगे और अन्य जननांग अविकसित हो जाते हैं। वृषण और अन्य जननांग अविकसित हो जाते हैं। इनमें शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु नहीं बनेगा इनमें। ठीक है, अतः ये बंद होते हैं, स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम और स्तन विकसित हो जाते हैं। चेहरे और शरीर पर बाल कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और स्तन कैसे होते हैं, इनके विकसित हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको दिखा भी दिया था, शरीर पर बाल नहीं होंगे इनके शरीर पर। जब आप बात करोगे तो देखो शरीर पर बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे, स्तन बड़े बड़े हो जाएंगे और गुप्तांग कैसे होंगे, अविकसित हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इनको बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम था, दूसरा नंबर आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है देखना जरा, ये जस्ट अपोजिट है, स्त्रियों में टर्न वे एक कम जाए, वापस जाओ एक। ठीक है, 45 गुणसूत्र संख्या 45, स्त्रियों में 44 प्लस एक्स एक्स होता है, इसमें 44 प्लस एक्स बचेगा। क्या बचेगा, 44 प्लस एक्स बचेगा। तो इसमें स्त्री में होने वाला विकार होता है, हेनरी टर्नर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम टर्नर सिंड्रोम था। इसमें गुणसूत्र संख्या 45 यानी 44 प्लस एक्स होती है, जो कि 44 प्लस एक्स एक्स होनी चाहिए थी। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, पुरुषों में ये गुणसूत्र अगर 44 प्लस वाई बन गया तो पुरुषों में उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए केवल स्त्रियों में ये दोष होता है। इसमें मादा में अंडाशय अल्प विकसित होगा, कद छोटा होगा, स्तन होंगे ही नहीं, स्तन पाए नहीं जाएंगे, आवाज भारी मनुष्य के समान होगी, आदमी के समान, और मासिक धर्म अनुपस्थित होगा। प्रत्येक 5000 स्त्री में एक स्त्री में ये दोष होता है। तो टर्नर सिंड्रोम आप समझ भी गए होंगे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि इनमें क्या स्तन विकसित नहीं होते हैं। देखो टर्नर सिंड्रोम आपको दिखाते हैं। मुझे ये नहीं दिखा पाएंगे शायद, तो चलो नहीं दिखा, कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होगा, इनमें टर्नर सिंड्रोम में स्तन अविकसित होंगे, और उसके बाद में जो है इनमें जननांग भी अविकसित होंगे, और मासिक धर्म चक्र नहीं होगा, और कुल मिला के क्या होता है कि इनमें जो है जब ये भी बंद होते हैं, ये भी बाद होते हैं। प्लस 5000 स्त्री में, प्रत्येक 5000 स्त्री में एक में ऐसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में होता है। अगला नंबर आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इनकी खोज लैंगडाउन ने की थी। किसने की थी, लैंगडाउन ने, और इन्होंने बताया था कि जो 21वां गुणसूत्र होता है, दैहिक गुणसूत्र, वो
22वां गुणसूत्र, 23वां गुणसूत्र था, अभी इसमें 21वां गुणसूत्र। उसकी ट्राइसोमी के कारण ये रोग होता है। किसकी वजह से? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हुई तो गुणसूत्र संख्या 47 हो जाएगी, मोनोसोमी एक कम हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र संख्या 47 होती है, चेहरा मंगोलों के समान होगा, मस्तक चौड़ा होगा, कद छोटा होगा, मंद बुद्धि होंगे, खुरदुरी त्वचा वाले, जीभ मोटी होगी, ये सब इनमें घटनाएं होती हैं। ये मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इनकी उम्र बहुत कम होती है, 50% लोग 5 वर्ष से कम उम्र में ही मर जाते हैं, ठीक है। तो शायद डाउन सिंड्रोम का चित्र आपको मिल जाए, देखते हैं अभी एक सेकंड। तो इनमें क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? डाउन सिंड्रोम में इनका कद, इनका चेहरा कैसा होगा? पतला होगा, चेहरा एकदम चपटा हुआ होगा, मंगोलों के समान होगा। चेहरा इनका कैसा होता है? मंगोलों के समान होगा। कद ये इस टाइप से बात करो आप, अगर कोई मिल जाए। देखो इन लोगों में चेहरा कैसा होता है? मंगोलों के समान होता है। मैंने बताया चेहरा बिल्कुल चपटा होगा, मंगोलों के समान जैसे होते हैं, ठीक है। कद बहुत छोटा होगा, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा 50% लोग 5 साल की उम्र में ही मर जाते हैं। और चेहरा कैसा होगा? मंगोलों के समान। ये चीज़ ध्यान के, त्वचा मोटी होगी, खुरदरी होगी, ठीक है। अगला हेडिंग आता है हमारा पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम जस्ट अपोजिट होता है। ये 13वें गुणसूत्र ट्राइसोमी होता है, और वो 21वें की, और ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसी खोज भी पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है, 1960 में। यह प्रति 10,000 आदमी में एक में ऐसा होता है। इसमें व्यक्ति की औसत आयु 1 से 3 वर्ष ही होती है, 3 वर्ष में मर सकता है, ठीक है। त्वचा, अंग, अंगुलियां सब असामान्य होंगी, मानसिक रूप से कमजोर होगा, और चोंच जैसी, इनकी नाक कैसी होती है? लंबी चोंच जैसी होती है। हृदय और वृक्क रोगों से ग्रसित होते हैं, बहुत सारे हृदय वृक्क रोगों से ग्रसित होते हैं, इसीलिए इनकी मृत्यु जल्द हो जाती है, ठीक है। ये हमारा पटाऊ सिंड्रोम की बात करते हैं। किसकी होती है? पटाऊ। इनकी खोज 1960 में पटाऊ नामक वैज्ञानिक ने की थी। चिंता रखिएगा, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, 10,000 में से एक में होता है, 1 से 3 इनकी औसत आयु होती है। त्वचा, अंग, अंगुलियां सामान्य होती हैं, ठीक है। नाक चोंच जैसी होती है, हृदय और वृक्क रोगों से ग्रसित होते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम बात आपसे करेंगे लिंग निदान मानव में, मधुमक्खी में और प्लस ड्रोसोफिला में। आज के लिए जो है हमारे क्वेश्चन यही होंगे। आज के लिए जय हिंद।